हेलो। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकेंड चैप्टर है और इसको हम चार पार्ट्स में समझेंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें हम समझेंगे 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो बेसिकली हम रिवाइज ये करेंगे कि इंडिया ने किस तरीके से प्लान्स बनाए हैं 1950 से लेकर 1990 तक और वो कितने सक्सेसफुल रहे और कितने फेल हुए। तो पहला टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमी में प्लानिंग। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली वो कुछ इस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग क्या प्लान, हमें क्या अचीव करना है, हम लोग कैसे अचीव करेंगे, हम कितने टाइम के अंदर अचीव करेंगे, सब कुछ चीजें वो डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सो इट इज अ सिस्टम इन विच अ सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी एक अथॉरिटी सेट्स द टारगेट, वो अपना टारगेट सेट करते हैं एंड स्पेसिफाई स्टेप्स टू अचीव दोज गोल्स। तो वो स्टेप्स बताते हैं कि हम क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे उन गोल को अचीव करने के लिए विद इन स्पेसिफाइड टाइमलाइंस। कितने टाइम के अंदर हम उन गोल को अचीव करेंगे, मतलब हम 5 सालों के अंदर ये गोल अचीव करना चाहते हैं और हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। इंडिया में प्लानिंग कमीशन was done by in India में economic planning was done by planning commission। इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन को सेटअप करा गया 1950 में। आज के टाइम पे प्लानिंग कमीशन नहीं है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय नीति आयोग। काम वही है, नाम नया है, नीति आयोग। नीति से वो क्लियर होता है, नीति मींस प्लान बनाना, जैसे चाणक्य नीति आपने सुना होगा। सो प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कितने टाइप की हो सकती हैं? 2 टाइप की प्लानिंग हो सकती हैं। या तो प्लानिंग होती है डायरेक्टिव या तो होती है कॉम्प्रिहेंसिव। डायरेक्टिव प्लानिंग वर्ड बना है डायरेक्शन से, डायरेक्शन देना। डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है प्राइवेट सेक्टर को कि तुम काम करो, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी ग्रोथ में। तो यहां पर आप एग्जांपल देखिए, यहां पे गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है, गो अहेड, तुम ग्रोथ में पार्टिसिपेट करो। सो प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी थ्रू प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ। गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगी। दिस इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है हम अगले टॉपिक में समझेंगे, टॉपिक 3 में। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। यहां पर गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, यहां पे गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है क्योंकि गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है ग्रोथ में। जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाती है, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, कुछ ना कुछ इस तरीके से प्रोग्राम्स लाती है जिससे कि हमारे देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। So government also participates in the process of growth. This is pursued in socialist and mixed economy. इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग फॉलो होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सारे डिसीजंस प्रोड्यूसर्स लेते हैं। प्रोड्यूसर्स को फुल फ्रीडम होती है, वो जिसको सामान बेचना चाहें, जिस प्राइस पे सामान बेचना चाहें और जिस तरह से वो प्रोडक्शन करना चाहें, वो जो भी डिसीजन है वो फ्रीली ले सकते हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो दैट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स। और अगर सारे के सारे डिसीजंस प्रोड्यूसर्स लेंगे तो गोल क्या होगा इकोनॉमी का? यहाँ पे ऑटोमेटिकली गोल बन जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो तो प्रॉफिट के काम करेंगे। इस इकोनॉमी का फायदा क्या है? क्योंकि प्रॉफिट बूस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, देश की ग्रोथ होती है। नुकसान क्या है? अगर प्रोड्यूसर्स ही सारे डिसीजंस लेंगे तो उसमें सोशल वेलफेयर निगलेक्ट हो जाता है। प्रोड्यूसर्स फायदे के लिए काम करेंगे तो जो पुअर पीपल हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो समाज सेवा थोड़ी कम हो पाती है इसमें। सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स बनती हैं जो कि हायर प्रॉफिट्स के लिए, जिनमें हायर प्रॉफिट्स होते हैं। नेक्स्ट कम्स सोशलिस्ट इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जहां पर सारे डिसीजंस सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। जैसे इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी बिफोर इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती थी हमारे देश के,
जो भी उनको फायदा लगता था वो डिसीजन लेती थी। इसका गोल क्या होता है, ये थ्योरेटिकली है, इसको कह सकते हैं, प्रैक्टिकली कम ही होता है ये। इसका गोल होता है सोशल वेलफेयर। जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो डिसीजन लेती है समाज सेवा के लिए, बट ऐसा होता नहीं है, कहने के लिए होता है कि सोशल वेलफेयर का उनका ऑब्जेक्टिव है। इसका फायदा क्या है, अगर सेंट्रल अथॉरिटी ढंग से डिसीजन ले तो सोशल वेलफेयर होता है और इक्वालिटी आ जाती है। इसका नुकसान क्या है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, तो वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी, तो जीडीपी और ग्रोथ कम होती है इसमें, जीडीपी एंड ग्रोथ स्लो। सोशलिस्ट इकोनॉमी का यहाँ पर मोटिव सोशल वेलफेयर का है, बट आपको जब एग्जाम में आएगा तो आप ये लिखो कि मोटिव सोशल वेलफेयर का होता है। वो बात अलग है कि प्रैक्टिकल जब भी ऐसा हुआ है तो देखा गया है कि जो गवर्नमेंट होती है वो करप्ट हो जाती है और फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट कम्स मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज मिक्सचर ऑफ 1 and 2। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर प्रोड्यूसर्स भी डिसीजंस लेते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है। सो डिसीजंस आर टेकन बाय बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव है देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। इसका यही मेरिट भी है, देयर इज अ बैलेंस। इसका नुकसान क्या है, जैसे इंडिया में आप देख सकते हो करप्शन। मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल क्या है, इंडिया। नेक्स्ट, गोल्स एंड प्लानिंग। अब तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है, टाइप्स क्या है और कितने तरह की इकोनॉमी होती है। अब हम समझ रहे हैं कि इंडिया में गोल्स किस तरह से बनाए गए थे, लॉन्ग टर्म गोल्स इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक। इंडिपेंडेंस से अब तक मेनली लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो 5 ईयर गोल्स होते हैं, 5 सालों का पीरियड है। दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। गवर्नमेंट प्लानिंग जब करती है तो यहां पर ऑब्जेक्टिव बताती है कि हमारा गोल ये है, लॉन्ग पीरियड गोल है ये। गवर्नमेंट लॉन्ग पीरियड गोल बनाती है, उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाती है। शॉर्ट टर्म गोल्स आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट का गोल ये है कि हमें इंडिया में पॉवर्टी बहुत कम करनी है, तो उसका ये लॉन्ग टर्म गोल है, 5 सालों के अंदर पॉवर्टी कम करनी है। तो शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे, और भी कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए क्या गोल्स बनाए, दोज आर शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों आपस में रिलेटेड होंगे, लॉजिकल सी बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स का सहारा लिया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, अगर हमें यहां पर पहुंचना है तो दिस इज लॉन्ग टर्म गोल, और उसको अचीव करने के लिए हमें कई सारे ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। ये सारे शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। अगर हम शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करते जाएंगे तो हम लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर लेंगे। हमारे देश में लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या थे इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक, तो ये काफी लॉजिकल बात है, ये एक्चुअली हर एक देश के यही गोल्स होते हैं। जीडीपी ग्रोथ, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमारे देश के जीडीपी बढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन या फिर आउटपुट। तो अगर जीडीपी बढ़ती है इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश का आउटपुट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है। जो देश की जीडीपी बढ़ती है उसके 2 रीजंस होते हैं, या तो देश की जीडीपी जब भी बढ़ती है, जब भी इंक्रीज होती है जीडीपी, इसका रीजन होता है या तो इंक्रीज इन रिसोर्सेज या इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। या तो हमारे देश के रिसोर्सेज बढ़ जाएं या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन 2 रीजन से हमारे देश की जीडीपी बढ़ सकती है। When there is an increase in flow of goods and services over a long period of time, it is known as economic growth. ये भी सिंपल सी बात है, अगर काफी टाइम तक हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ता जाएगा तो उसको कहेंगे ग्रोथ। इंक्रीज इन जीडीपी हैपेंस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो वही है बात, प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी से ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर बेटर टेक्नोलॉजी आएगी तो हम ज्यादा स्पीड से काम कर पाएंगे, सो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट गोल था हमारी गवर्नमेंट का फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है।
It refers to a situation where all the people who are able to work and are willing to work are getting the work. यहां पर ऐसा नहीं है कि देश की जितनी भी पॉपुलेशन है सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, नहीं, जो लोग काम कर सकते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, अगर उनको काम मिल रहा है, वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट होना ही चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। सबको इनकम, सब कमाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम भी मिलेगी, तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ग्रोथ का बेनिफिट सबको मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। सो फुल एम्प्लॉयमेंट एक अच्छा गोल है। नेक्स्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल का मतलब होता है बराबरी का। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, तो जो भी ग्रोथ है उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है और जो पुअर है वो पुअर होता जा रहा है। तो बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मस्ट बिकम इक्विटेबल। नेक्स्ट कम्स मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न कर देना चीजों को। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है बेटर टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी लाना। और ये कुछ हद तक अचीव भी हुआ है। आउटपुट इंक्रीज हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। एग्जाम्पल, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को लाकर हमारे देश में काफी, ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है और इससे हमारे देश में काफी इंप्रूवमेंट हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1967-1968 में और इससे काफी बेनिफिट मिला था क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी अपनी इंप्रूव करी थी। देन कम्स सेल्फ सफिशिएंसी। बोले तो सिंपल वर्ड्स में आत्मनिर्भर, दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहना, आत्मनिर्भर बनना। So it means dependence on domestically produced goods। जो हमारे देश का सामान है उसी पे डिपेंडेंट रहना, बहुत ज्यादा बाहर के इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट ना होना। So India should not be dependent on the rest of the world। Example, in 1965 America threatened to stop exports of food grains to India if India did not stop war with Pakistan। तो 1965 में अमेरिका ने इंडिया को धमका दिया, अगर तुम लड़ाई नहीं रोकोगे तो हम तुम्हें फूड ग्रेन्स जो कि बिल्कुल नेसेसिटी है, हम तुम्हें नहीं देंगे। मतलब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडिया का एक गोल था कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बने। ये थे लॉन्ग पीरियड गोल्स। अब शॉर्ट पीरियड गोल्स जो है वो भी लॉन्ग पीरियड गोल्स जैसे ही हैं, क्योंकि जो लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं उन्हीं को असिस्ट करने के लिए शॉर्ट पीरियड गोल्स बनाए जाते हैं। जैसे हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हम चाहते थे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हो, मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारे देश में इंडस्ट्रीज बढ़े, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े, इससे जीडीपी बढ़ेगी। सेल्फ सफिशिएंसी हमने ऊपर कवर कराई है। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी कम हो जाए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी कह सकते हो आप। फुल एम्प्लॉयमेंट हमने ऊपर कराई है। ग्रोथ हमने ऊपर पढ़ाई है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी रिलेटेड पॉइंट ही हो गया कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए। ऐसा तब होगा जब लोगों की इनकम बढ़ेगी। सो लॉन्ग पीरियड गोल्स असिस्ट शॉर्ट टर्म गोल्स। नेक्स्ट, टॉपिक 7, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बिफोर 1991। 1991 से पहले जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, उसके फीचर्स क्या थे? इंपॉर्टेंट टॉपिक। First, heavy reliance on public sector। Reliance means dependence। गवर्नमेंट पूरी तरह से डिपेंड करती थी, रिलाई करती थी पब्लिक सेक्टर पर। पब्लिक सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर। 1991 से पहले इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिकेटेड हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। इन 1956, 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर एंड 12 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ज्यादा इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, पब्लिक सेक्टर के पास रखा, और प्राइवेट सेक्टर को दी 12 इंडस्ट्रीज। 1956 में आया था IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन।
उसमें ऐसा लिखा था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट करा, कंट्रोल करा, रिस्ट्रिक्ट करा। Restrictions were placed on expansion of industries in private sector. Example, industries could not be established without licensing and registrations. Licensing का मतलब होता है परमिशन लेना। तो इंडस्ट्री खोलने से पहले प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, रजिस्टर करवाना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम की बात थी। गवर्नमेंट ने इसके लिए कई सारे एक्ट्स बनाए थे, जैसे एक एक्ट का नाम है MRTP एक्ट। आगे उसके बारे में लिखा भी है तो मैं आपको दिखाऊंगा वो तो। बट गवर्नमेंट ने कई सारे कानून बनाए थे जिससे कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके। दिस वाज डन सो दैट देयर वाज नो इकोनॉमिक पावर इन द प्राइवेट हैंड्स। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ SSI एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तो प्रोटेक्ट करा, बचाया कई सारे तरीकों से, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रेगुलेट करा, जैसे ऊपर प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करा था। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर रेगुलेटेड थ्रू सेवरल एक्ट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंपटीशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बचाया। सेवरल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर SSIs। नेक्स्ट, फोकस ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने लोगों को कहा कि तुम्हें सेव करना चाहिए और बिजनेसेस को कहा कि तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। लोगों को सेविंग्स, जैसे लोगों की सेविंग्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको काफी हाई इंटरेस्ट रेट्स दिए, जिसे सेविंग्स में बूस्ट मिले, लोग सेव ज्यादा करेंगे। और बिजनेसेस की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को सब्सिडीज दी, ग्रांट्स दी, उनको कहा है तुम इजीली इन्वेस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने हेवी इंडस्ट्रीज बनाई, बट खुद बनाई। ऊपर हमने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करा, कंट्रोल करा, बट हेवी इंडस्ट्रीज खुद तो डेवलप करी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी थी डेवलप करना। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आयरन एंड स्टील वर डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। एंड लास्ट, हमने ये भी कवर करा हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाली बात है ये, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, जैसे इंपोर्ट्स पे टैक्सेस लगा दिए, जिससे कि बाहर की गुड्स इंडिया में ना आए, और जो इंडिया के ट्रेडर्स हैं उनको ज्यादा कंपटीशन न मिले बाहर के कंपनीज से। नेक्स्ट टॉपिक, सक्सेस इन प्लानिंग। हमारे देश के जो प्लान्स थे वो किस हद तक सक्सेसफुल रहे। काफी हमें फायदा मिला 1950 से 1990 तक। सबसे बड़ा फायदा ये कि हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ गई। तो नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम शोज इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश में काफी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, नेशनल इनकम बढ़ गई। इंडिपेंडेंस के टाइम पर आपको पता है कि हमारे देश की ग्रोथ थी सिर्फ और सिर्फ 0.5%, और 12th प्लान में हमारे देश की ग्रोथ थी 6.7%। आफ्टर प्लानिंग, नेशनल इनकम कंटिन्यूअसली शोड ग्रोथ इन ऑल 5-year प्लान्स। तो हमारी जो ग्रोथ है वो बड़ी है 1950 से लेकर अब तक। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, हमारे देश का जो पर पर्सन इनकम होती है उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, इंडिविजुअल इनकम। ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमा रहा है, दैट इज पर कैपिटा इनकम, उसमें भी काफी इंक्रीज आया। तो नेशनल इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे देश की पर कैपिटा इनकम थी अराउंड 230, और आज के टाइम पे हमारे देश की पर कैपिटा इनकम है अराउंड 1 लाख। तो काफी इंक्रीज आया है पर कैपिटा इनकम में भी। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम मींस अवेलेबिलिटी ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज टू द पॉपुलेशन ऑफ एन इकोनॉमी। हर इंसान को थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा कमा रहा है, और पर कैपिटा इनकम आल्सो शोड कंटिन्यूअस ग्रोथ इन ऑल 5-year प्लान्स। हमारे देश की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, हमारा गोल भी था। लोगों ने ज्यादा सेव करना शुरू कर दिया, बिजनेसेस ने इन्वेस्ट करना ज्यादा शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर में काफी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। एग्रीकल्चर हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, काफी सारे रिफॉर्म्स आए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो एग्रीकल्चर में काफी इंप्रूवमेंट हुई। लैंड रिफॉर्म्स आए, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, और रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट्स। जो भी रेंट देते हैं, बेसिकली जो भी जमींदार पहले एक्सप्लॉइट करते थे ना, जो ओनर्स होते थे वो एक्सप्लॉइट करते थे पुअर फार्मर्स को, तो रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट से वो अवॉइड हो गया। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, आप कितनी जमीन रख सकते हो अपने पास, उस पर कंट्रोल लगा दिया है। और एग्रीकल्चर वाज इंप्रूव्ड एज देयर वर पॉजिटिव चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई, सो एग्रीकल्चर में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। इंडस्ट्रियल इंप्रूवमेंट, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन भी हुई है, ग्रोथ भी हुई है।
सो इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिला है, बेसिक इंडस्ट्रीज को भी और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को भी। बेसिक मतलब नॉर्मल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब है बेसिकली बड़े एसेट्स वाली मशीन को, जहां पे मशीन्स बनती हैं, दोज आर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। और फर्स्ट प्लान से लेकर 12th प्लान तक हमारे देश में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हुई है। 12th प्लान का यहाँ पे मतलब है जो हमारा रीसेंट प्लान है जो 2017 में खत्म हुआ है। फर्स्ट प्लान का मतलब है 1951 में जो स्टार्ट हुआ था, तो 1951 से लेके 2017 तक काफी इंप्रूवमेंट रही है। अभी प्लान्स कौन कौन से हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी मैंने लिस्ट एंड में बनाई है तो आपको वो समझ आएगा वहां पर भी। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में ही इंप्रूवमेंट हुई है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सब चीजें, इन सब में बेनिफिट हुआ है। बैंकिंग, रेलवेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब भी इंप्रूव हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट काफी बड़ी है, अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत लोग अभी अनएम्प्लॉयड होते हैं, बट स्टिल काफी इंप्रूवमेंट हुई है। 2011-12 में एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट 5.6% थी, 5.6%। ये परसेंटेज काफी नीचे आई है, बट अभी भी ये परसेंट काफी ज्यादा है, अभी भी और कम इसको होना चाहिए। देन नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमें काफी फायदा मिला है, मतलब हमारे देश का वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही, मतलब क्वांटिटी और अमाउंट दोनों ही बहुत बढ़ गए हैं। पहले इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और फिनिश गुड्स इंपोर्ट करता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब जहां सक्सेस है वहां फेलियर भी होगा। फेलियर क्या क्या है? हमारे देश में पॉवर्टी अब भी बहुत ज्यादा है। इसमें बढ़िया बात क्या है याद रखने की? इंडिया की 22% पॉपुलेशन, 21.9% या फिर अराउंड 22% पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, अभी भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। और दुनिया के आधे, अराउंड 50% पुअर इंडिया में रहते हैं, 50% ऑफ वर्ल्ड्स पुअर लिव इन इंडिया। नेक्स्ट, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई होती ही बहुत खराब चीज है, क्योंकि जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इन्फ्लेशन से, उनको बहुत अफेक्ट करती है। सो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम की बात रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, हमने सक्सेस में पढ़ा था कि हमें एम्प्लॉयमेंट काफी मिली है, तो ये सच भी है, अभी भी रोजगार काफी मिला है लोगों को, बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। सेम ही वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, बट कहने का तरीका बदल दिया गया है। वहां पे लिखा था इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5.6% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ पे लिख दिया अभी भी 5.6% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो आपको याद क्या रखना है? 5.6%। पहले से इंप्रूवमेंट है, बट अभी भी काफी अनएम्प्लॉयमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन वहां पे मेरिट भी था, यहाँ पे डीमेरिट है। वहां पे सक्सेस था, यहाँ पे फेलियर है। काफी इंप्रूवमेंट आया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट अभी भी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड का मतलब है अनइक्वल। ये एक हमारा गोल भी था। क्या गोल था? कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब जो डिफरेंस है रिच और पुअर का वो कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो गैप है रिच और पुअर का, दैट हैज इंक्रीज्ड। रिच हैज बिकम रिचर एंड पुअर हैज बिकम पुअरर। तो ये हमने अपना चैप्टर नंबर 2 करा है, 2 का फर्स्ट पार्ट करा है 5 ईयर प्लान्स। नाउ इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको याद रहना चाहिए। इन इंडिया प्लानिंग वाज डन बाय प्लानिंग कमीशन। आज के टाइम पे प्लानिंग कमीशन को कहते हैं नीति आयोग, हमने करा था। प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। तो ये आपको नाम याद रखना है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि महान और नोबल इंसान थे, महान और नोबल, तो कुछ आपको याद हो जाएगा, महान और नोबलिस, कुछ ऐसे, नोबिस, महालानोबिस। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन 1951। प्लानिंग कमीशन बना था 1951 में, उसके तुरंत बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया 1951 में। ऑल 5 ईयर प्लान्स और एनुअल प्लान्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो इस टेबल के बाद बताया गया है, अभी हम रिवाइज करेंगे उसे। देन यूएस थ्रेटेंड इंडिया टू स्टॉप फूड ग्रेन्स, 1965 में ये हुआ था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन सेकंड वाला कब आया था? 1956 में। यहाँ पे सेकंड इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट वाला भी आया था 1948 में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1948 में। इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एंड आईपीआर 17 हमने कवर करा है नोट्स में ये, और फॉर प्राइवेट सेक्टर 12। देन
IDRA, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो ये कानून आया था जहां पे प्राइवेट सेक्टर को रिस्ट्रिक्ट करा गया था, 1951 में आया था। तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, IDRA, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इंपॉर्टेंट। देन इसी तरीके से एक और एक्ट आया था प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, जिसका नाम है MRTP एक्ट। आपको इसकी भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये आया था 1969 में। IDRA और MRTP एक्ट। नेशनल इनकम कितनी थी 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पर? 0.5%। 12th प्लान में नेशनल इनकम कितनी थी? 6.7%। इंडिया में पॉवर्टी कितनी है? 21.9% और अराउंड 22%। अराउंड 50% ऑफ वर्ल्ड्स पुअर लिव इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इन 2011-12 5.6%। ये भी हमने करा है नोट्स में। तो ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए। नाउ 5-year प्लान्स और एनुअल प्लान्स इंडिया में किस किस तरह से आए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है। ये बताता है कि इंडिया में कौन कौन से प्लान्स आए हैं और उनके ईयर्स क्या हैं। तो ये आप अगर याद कर सको तो ठीक है, अगर याद ना कर पाओ तो कुछ खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्लान कब आया था और लास्ट प्लान आया था, 12th प्लान था 2012 से लेकर 2017। 13th प्लान उसके बाद गवर्नमेंट ने बनाया नहीं है, ठीक है। तो लास्ट प्लान जो है वो है 12th प्लान। फर्स्ट प्लान था 1951 से 1956, लास्ट प्लान है 2012 से लेकर 2017। एक बार आप इसको रीड कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन साल में कौन कौन सा प्लान आया था।